बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, साबिक़ शाकिर की तरफ से आप सबको अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक और ख़बर है जनाब हमारे पास, वो उसको ज़रा डिस्कस करते हैं। ये दिसंबर का महीना आपको मालूम है और हिंदुस्तान, इंडिया, ये हमारे साथ क्या करता रहा है और क्या कर रहा है और मुसलमानों के साथ क्या कर रहा है, ख़ास तौर पे ये एक चीज़ आपको से डिस्कस करते हैं। और एक प्लान तैयार किया जा रहा है और वो है कि जनाब इंडिया में मुसलमानों को बेरियासत कर दिया जाए, यानी स्टेटलेस कर दिया जाए और उसको दूसरे दर्जे का शहरी बना दिया जाए। और उसके लिए ये आहिस्ता आहिस्ता जो बीजेपी, आरएसएस और वहाँ की हिंदुत्व का जो नज़रिया है, हिंदुत्व का, ये आगे बढ़ रहा है। और उसमें इंडिया की जो हिंदू इस्टेब्लिशमेंट है वो ख़ास तौर पे इस पे अमल कर रही है। और आम तौर पे जो ये फिर ये भी है कि एक आम तौर पे ये तासर दिया जाता है जनाब कि ये जो बांग्लादेश है ये अलहदा किया गया और इसमें टोटल जो है वो सारे का सारा सब कुछ पाकिस्तान पे डाल दिया जाता है, यानी कि मगरबी पाकिस्तान जो इस वक्त मौजूदा पाकिस्तान है इस पे डाल दिया जाता है। इसकी ख़ास तौर पे मिलिट्री लीडरशिप पे डाला जाता है कि जनाब ये सब कुछ हमने किया। हमारी बिल्कुल कोताहियाँ मौजूद हैं, गलतियाँ कोताहियाँ मौजूद हैं। और जब ये साजिश हो रही थी तो हमारी उस वक्त की सिविल मिलिट्री लीडरशिप ने ये चीज़ें क्यों नहीं अंडरस्टैंड की और उसका तदारुक क्यों नहीं किया, और जो जाल दुश्मन ने बुना था उस जाल में हम उस तरह से क्यों फंसे। ये मैं आपको, एक तो ये है कि जनाब मोदी सरकार क्या कर रही है। तो मोदी सरकार का जो बिल है नया, वो शहरियत बिल, वो भारतीय मुसलमानों को स्टेटलेस बना सकता है, यानी कि उनसे शहरियत का हक़ छीन सकता है और उनकी हालत फिर वहाँ पे होगी बिल्कुल जानवरों की तरह। उनका कोई हक़ नहीं होगा, ना सियासी हक़ होगा, ना ज़ाती हक़ होगा, ना उनको इंसानी हक़ हासिल होगा, किसी किस्म का हक़ हासिल नहीं होगा। और ये इंकशाफ किसने किया है? ये इंकशाफ भी इंसानी हकूक़ की तंजीमें हैं जनाब, वो कर रही हैं। और उसमें जनूबी एशिया के ममालिक में अक़लियतों के हालात पर जो नज़र दौड़ाते हैं जनाब, उस रिपोर्ट में ये इंकशाफ किया गया है कि जनूबी एशिया में शहरी आज़ादियों पर नज़र रखने वाली तंजीम है ये साउथ एशिया स्टेट ऑफ मिनॉरिटीज़। इसकी सालाना रिपोर्ट आई है और इस सालाना रिपोर्ट में ये इंकशाफ किया गया है कि जनाब 2021 में भारत के मुसलमान जो हैं उन पे एक क़यामत आने वाली है। और अगर मोदी सरकार इसमें कामयाब हो जाती है तो फिर ये इसमें फिर मुसलमान जो हैं, भारत में बसने वाले 22 करोड़ मुसलमान, एक पूरा पाकिस्तान उसके अंदर बसता है जी, वो 22 करोड़ मुसलमान जो हैं उनका कोई पुरसाने हाल नहीं होगा। और इसमें ख़ास तौर पे ये इंकशाफ ये भी किया गया कि जनाब कि भारत के जो टीवी और इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया है वहाँ पे इस तरह के वाक़यात रिपोर्ट ही नहीं हो रहे और इनको जो रिपोर्ट करते हैं उनको बंद कर दिया जाता है और बाकी टीवी चैनल्स दिखाते ही नहीं हैं जो कुछ वहाँ पे हो रहा है। और ख़ास तौर पे फॉरेन कंट्रीब्यूशन एक्ट तरक्की पसंद अक़लियती NGOs के ख़िलाफ़ हथियार के तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा है, ये भी इस रिपोर्ट में कहा गया है। और ख़ास तौर पे ये रिपोर्ट जारी की गई गुज़श्ता रोज़ जब इन अक़लियती हकूक़ का आलमी दिन मनाया जा रहा था, उस दिन ये रिपोर्ट जारी की गई है और भारत को अक़लियतों के लिए ख़तरनाक तरीन मुल्क करार दे दिया गया है। और इसमें ये 2020 की रिपोर्ट है साउथ एशिया स्टेट ऑफ माइनॉरिटीज़, और इसमें ख़तरनाक मुल्क इस हवाले से कि जनाब यहाँ पे मोदी सरकार का जो एक पूरा है एजेंडा, अपना एक प्लान, उसके मुताबिक हिंदू सिर्फ़ हिंदुओं का है और हिंदुओं के अलावा किसी और को हिंदुस्तान में रहने की इजाज़त नहीं। और मुस्तक़बिल में ऐसी लेजिस्लेशन आएगी कि यहाँ पे इंडिया में सिखों को, मुसलमानों को, ईसाइयों को
बाकी मिनॉरिटीज़ को वहाँ पे उनका कोई पुरसान हाल नहीं होगा और उनको स्टेटलेस किया जाएगा। ऐसे ऐसे कवानीन बनाए जाएंगे कि सिर्फ हिंदू एंजॉय कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। तो ये जनूबी एशियाई मुल्कों में जी शहरी हकूक़, जमहूरी आज़ादी और सेकुलरिज़म के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से जनाब ये चीज़ आई, और इसमें जो सबसे ये इसके रूह रवान जो हैं वो हैं जनाब बीजेपी, आरएसएस और ख़ास तौर पे नरेंद्र मोदी। वो इस नज़रिए को लेके आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन इसमें एक बात ख़ास तौर पे कही गई है और वो ये है कि एक इंडियन हैं रवि नायर, वो ये कहते हैं ख़ास तौर पे, उन्होंने कहा जनाब जिस तरीके से सिख मैदान में निकले हुए हैं और सिख रजिस्ट कर रहे हैं, अगर इसी तरीके से मुसलमान भी वहाँ पे रजिस्ट करें, मज़ाहमत करें और अपने हकूक़ के लिए आवाज़ उठाएं और कुर्बानियाँ देना जानें, तो किसी नरेंद्र मोदी, किसी बीजेपी, किसी आरएसएस की जुर्रत नहीं कि वो इस मकसद के लिए कामयाब कर ले, तो हो सके कि वो मुसलमानों को, 22 करोड़ मुसलमानों को दूसरे दर्जे का शहरी बना दें। और रवि नायर ने जनाब मुसलमानों के को झंझोड़ा है, इंडियन मुसलमानों को, कि इसमें जो बहुत सारे इलाके ऐसे हैं कि जहाँ पे मुसलमान जीत सकते हैं, असम्बलियों में पहुँच सकते हैं, लेकिन वो आपस में ही लड़ते रहते हैं और जिसकी वजह से अब वो कामयाब नहीं हो पाते। और कौन लड़वाता है? दुश्मन लड़वाता है और हम लड़ते हैं। लेकिन एक चीज़ ध्यान में रखिए कि कुर्बानियाँ जब तक हम नहीं देंगे जी, इंडिया के मुसलमान जब तक कुर्बानियाँ नहीं देंगे उस वक्त तक ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये अब वहाँ के जो तज्ज़ियाकार हैं इंडिया के, मैं उनकी बात बता रहा हूँ, और जो मोतदिल इतदाल पसंद हिंदू हैं वो ये कह रहे हैं कि रवि नायर, अगेन मैं कहूँगा, वो कहते हैं 230 मिलियन मुसलमान हैं, अगर इनमें से 5 लाख भी तहरीक चलाएं और मज़ाहमत और पुरअमन तहरीक चलाएं और जेल जाने के लिए तैयार हो जाएं, तो इंडिया, बीजेपी, नरेंद्र मोदी ये मजबूर हो जाएंगे ये तमाम कवानीन वापस लेने पे। लेकिन वो कहते हैं कि अफसोसनाक बात ये है कि ये सारी चीज़ें नहीं की जाती और मुसलमान आपस में डिवाइड हो जाते हैं। और मुख्तार नकवी जो हैं, अक़लियती उमूर के वज़ीर जो हैं इस वक्त इंडिया के, वो ये सारा काम कर रहे हैं और वही सबसे आगे हैं। और मोदी सरकार ने एक मुसलमान को आगे किया हुआ है और वो मोदी सरकार की पॉलिसियों को डिफेंड करता है, मुख्तार नकवी। तो मुख्तार नकवी के बारे में वहाँ की जो शोरा कराम हैं, अदीब हैं, वो बहुत कुछ लिखते रहते हैं। लेकिन ये बात हकीकत है कि अब कुर्बानी देने का वक्त है और कुर्बानी दिए बग़ैर ये काम हो नहीं सकता। तो ये सारी सूरत आपको बताने का मकसद ये था कि जो इस वक्त इंडिया में हो रहा है, तो इंडिया में हमेशा मुसलमानों के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया गया। जो इस वक्त जो बातें की जा रही हैं यही बातें मैं आपको बता दूं कि जी बांग्लादेश के वक्त भी यही कुछ था। दिसंबर का महीना, इसलिए मैं कुछ चीज़ें आ रही हैं आलमी ज़राए इब्लाग में ही आ रही हैं, और ये एक रिपोर्ट शाया हुई है कि ऑपरेशन जैकपॉट और क़याम बांग्लादेश, इसमें पाकिस्तान के बहरी जहाज़ों को कैसे नुकसान पहुंचाया गया, जो ढाका की बंदरगाह पे मौजूद थे उनको कैसे नुकसान पहुंचाया गया। ये एक मुफस्सल रिपोर्ट है और ये शाया की गई है और आलमी ज़राए इब्लाग BBC ने शाया की है, और ये पहले भी शाया की है 1 साल पहले और फिर दोबारा शाया की है। तो इसमें जिसका बुनियादी क्रक्स हैं वो ये हैं कि जनाब अब इंडिया जो है, इंडियन आर्मी, वो सब के सब इसका क्रेडिट ले रहे हैं कि हमने कैसे बांग्लादेश बनाया और कैसे हमने बंगालियों के अंदर नफ़रत पैदा की। बांग्लादेश में यानी कि ढाका में और चट्टागांग में किस तरीके से हमने नफ़रत के बीज बोए, और फिर ना सिर्फ नफ़रत के बीज बोए बल्कि उसके बाद हमने वहाँ बंगालियों को लेके किस तरीके से हमने मुक्ति बाहिनी के ट्रेनिंग कैंप कायम किए और वहाँ पे ट्रेनिंग दी। इस ऑपरेशन जैकपॉट में तमाम किरदारों का जी ज़िक्र मौजूद है, एक एक का
और जिस तरीके से इंडिया के रॉ के और इंडियन आर्मी के जो कमांडर थे वो कैसे हिदायत दिल्ली से ले रहे थे, फंड्स ले रहे थे तरबियत के लिए, और इवन यहाँ तक लिखा है कि जनाब खाने पीने के लिए क्या है, और उनको किस तरीके से उनकी ब्रेन वॉश किया जा रहा था। और इसमें ये भी है कि उनकी ट्रेनिंग मुख्तलिफ़ तरीक़ों से की गई, और ऐसे लोगों को पहले नफ़रत के बीज बोए गए और फिर उनके सामने ऐसी ख़बरें उनको फीड की गई कि उनके अंदर एक जहर पैदा हो, और वो जहर पैदा हुआ। और उसमें मैं ये हरगिज़ नहीं कह रहा कि जनाब इसमें जो हमारे साइड पे लोग थे, हमारी उस वक्त की सिविल और फ़ौजी क़यादत, वो बिल्कुल क्या कहना चाहिए मासूम थी, वो हरगिज़ मासूम नहीं थी। और उसमें उस वक्त के जनाब पीपल्स पार्टी जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब भी उतने ही उसमें हिस्सेदार थे जितने याहिया ख़ान था, क्योंकि याहिया ख़ान और शेख मुजीब और उसके बाद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब, ये सब के सब बराबर के हिस्सेदार थे जिन्होंने उस साजिश को, उन तानो बानों को नहीं समझा, और समझा तो फिर उसका तदारुक नहीं किया। ये उस वक्त की उन्हीं की ज़िम्मेदारी थी। और फिर न सिर्फ ये बल्कि ऐसे ऐसे गलत फ़ैसले किए गए कि जिससे दुश्मन को खुल खेलने का मौका मिला। अब यहाँ पे जी ये ऑपरेशन जैकपॉट जो है, जंगजू तैयार किए गए, जंगजुओं की तस्वीर मौजूद हैं, जंगजुओं की डिटेल मौजूद है, उनके नाम मौजूद हैं, किस कैंप में कैसे कैसे ट्रेनिंग दी गई, कैसे कैसे ठहराया गया, उनकी खुराक क्या थी, उनको कहाँ कहाँ से मुल्क के मुख्तलिफ़ हिस्सों से इकट्ठा किया गया, और फिर उनको म्यूज़िक सुना के, ये बिल्कुल ऐसे ही जैसे तालिबान ने शुरू किया था पाकिस्तान में, तहरीक तालिबान कलदम तंजीम जो है, उन्होंने जो कुछ आके यहाँ सवात और हमारे शुमाली कह रहा हूँ कबायली इलाकों में ये सिलसिला शुरू किया था। और अफ़गानिस्तान में जो कैंप्स अभी भी लगे हुए हैं, और फिर उनको भेजा जाता था कि जाके ख़ुदकुश हमले किए जाएं, और जाके फ़ौज पाकिस्तान को हमारी इबादत गाहों पे, मस्जिदों पे, बाज़ारों पे ख़ुदकुश हमले करवाए जाते थे। तो उसी तरीक़े का ये वही मॉडल 71 में ये एडमिट कर रहे हैं। कमांडर विजय कपल हैं जी, जो कि उस वक्त ये सारी चीज़ें देख रहे थे कि किस तरीके से धमाका खेज़ मवाद तैयार किया गया, और फिर किस तरीके से उनको उसका इस्तेमाल का तरीका बताया जाता था उन जंगजुओं को जो फ़ाइटर थे, बल्कि कहना चाहिए जनाब टेररिस्ट थे, टेररिस्ट तैयार किए उन्होंने बाकायदा तौर पे। और भारत में बी ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियों में जी ये असलहा तैयार किया गया था, और वहाँ से फिर ये सारा कुछ तैयार करके इनको दिया जाता था। और ये हमारे बहरी जहाज़ जो हैं, हमारी बहरी कुव्वत, उसको ख़त्म करने के लिए किया। और ये उन्होंने कहा जी क्यों किया, वो इसलिए किया कि जो उस वक्त बगावत थी बांग्लादेश में, ढाका में, उस बगावत को हमारी जो फोर्सेस हैं वो कुचल चुकी थी। ये मैं आपको बता देता हूँ कि ये मैं आपको एक पीस पढ़ के सुनाता हूँ, और उस पीस को आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि मामलात क्या थे और किस तरीके से पाकिस्तान की फ़ौज को इंगेज किया गया। ये 4 बंदरगाहों पर खड़े जहाज़ों को जी बैक वक्त इनको क्या कहना चाहिए जी तबाह किया गया था। और ये 14 अगस्त 1971 को जी 100 से ज़्यादा बंगाली जंगजू जिनको ट्रेंड किया था मुक्ति बाहिनी के कैंपों में इंडियन आर्मी ने, और ये उन्होंने ये किया था। और ये उस वक्त कलकत्ता में जी फोर्ट विलियम इस पूरे ऑपरेशन की क़यादत करने वाले कप्तान सामंत थे, और बाकायदा तौर पे उनको बताया गया था कि आपको मैसेज कैसे मिलना है। और रेडियो वो क्या कहते हैं, एक इंडियन रेडियो होता था जी आकाशवाणी, तो आकाशवाणी की नशरियात के ज़रिए उन्होंने कहा कि आपको मैसेज मिलेंगे, और न सिर्फ मैसेज मिलेंगे बल्कि आपने उन मैसेजेस पे अमल करना है। और ये 14 अगस्त 1971 यानी कि ज़हन में रखिएगा कि 16 दिसंबर को ही मशरक़ी पाकिस्तान हमारा अलहदा हुआ था, 16 दिसंबर को ही APS में
धमाके करवाए गए थे और हमारे APS स्कूल में बच्चों को शहीद करवाया गया था। और ये दिन भी 14 अगस्त का चुना गया था, जो यौम आज़ादी का दिन था। 14 अगस्त 1971 को ये चिटगांव में मुक्ति बाहिनी के जंग शाह आलम ने सबसे पहले पानी में छलांग लगाई। ये पूरी कहानी लिख रहे हैं। फिर कैसे पानी में खड़े पाकिस्तानी जहाज़ों की तरफ वो गए और जाके, और ये अब्दुल वाहिद है एक, वो सबको कंट्रोल कर रहा था और इसमें हिंदू भी थे ये सारे, और ये सब ने मिल के ये ऑपरेशन किया और हमारे बहरी जहाज़ जो हैं वो तबाह किए, ताकि हमारी फ़ौजी क़ुव्वत जो है उसको ख़त्म किया जा सके। और उसकी रीज़न ये बताते हैं कि जनाब, क्योंकि जो पाकिस्तानी फ़ौज है वो कुचल चुकी थी बगावत को, और तमाम बागियों को जो मुक्ति बाहिनी के थे उन सब को इंडिया की बाउंड्री तक धकेल चुकी थी, और उन कामयाबी जो है वो कम ही उनको मिलने के चांसेस थे। और जिसकी वजह से ये एक ऑपरेशन किया गया और पाकिस्तान की जो बहरी क़ुव्वत है उसको तोड़ा गया। तो गुजारिश सिर्फ इतनी है कि इंडिया जो पहले दिन कर रहा था वही अब कर रहा है। पहले भी मुसलमानों के ख़िलाफ़ इस्तेमाल कर रहा था, अब भी मुसलमानों के ख़िलाफ़ इस्तेमाल कर रहा है। तो समझना तो हमें होता है कि जनाब हमने करना क्या है। और अगर अभी भी दुनिया की, और इसमें दुनिया की तरफ से कोई मदद नहीं आएगी, बल्कि अपनी मदद आप ही करनी पड़ेगी और आगे बढ़ना पड़ेगा।